संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी सेवा की शर्तों में बदलाव से जुड़ा बिल संसद में पारित करने की तैयारी कर रही है। ये बिल पिछले महीने मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। विशेष सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में शामिल 5 बिलों में ये सबसे अहम है। I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी सेवा की शर्तों में बदलाव करने के लिए लाए गए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल में प्रस्ताव है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक सिलेक्शन कमेटी करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में जारी आदेश में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति करें। चुनाव आयोग में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश तो जारी किया था, लेकिन साथ में एक राइडर भी लगाया था कि उसका ये आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं लाती। यानी साफ है, केंद्र की उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से मान लिया था कि ये पूरी तरह से विधायिका का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा देने का प्रस्ताव है। अब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा प्राप्त है। नए बिल में प्रस्ताव है कि सर्च समिति सिलेक्शन कमेटी के पास 5 संभावित नाम भेजेगी। सिलेक्शन कमेटी इनसे अलग किसी नए नाम पर भी विचार कर सकती है। अब इस अहम बिल के प्रारूप पर एक बड़ी कानूनी बहस छिड़ गई है। कोलिजियम में चीफ जस्टिस के बजाय यूनियन मिनिस्टर होगा, तो ये कोलिजियम की तो ऑलरेडी धज्जियां उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनका मिनिस्टर तो एक तरफ हो जाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमेशा के लिए आउटवोट हो गया, उसकी तो वैल्यू खत्म। तो आपको लगता है कि राजनीतिक सहमति के साथ ही इस बिल पर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पॉलिटिक्स से ज़्यादा, इलेक्शन से ज़्यादा सहमति किस चीज़ को के लिए ज़रूरी है, जो इसके लिए है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिस्टम तो टोटल सहमति पे बेस्ड, पब्लिक ट्रस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। विपक्षी दलों ने बिल को अलोकतांत्रिक करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश है। अब तो उसमें कोई न्याय की गुंजाइश ही नहीं बची, तो ये सीधा प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की एक कोशिश है, जिसका हम लोग डटकर विरोध करेंगे। उधर सरकार मानती है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने या इसमें संशोधन करने के लिए नहीं लाया गया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवा के शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव एक बेहद ही संवेदनशील मसला है और इस पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद के विशेष सत्र के दौरान इस महत्वपूर्ण बिल पर राजनीतिक सहमति जुटाने के लिए सरकार आगे क्या पहल करती है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आज से 2 दिनों तक हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद 17 सितंबर यानी कल पार्टी राजीव गांधी प्रांगण में विजय रैली करेगी और तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा करेगी। बैठक के लिए देश भर से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैदराबाद पहुंच गए हैं। कार्य समिति की बैठक के बहाने कांग्रेस का मकसद तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना है। इसलिए बैठक के बाद एक रैली का भी आयोजन किया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्य समिति की बैठक आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 84 पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि आने वाले चुनाव में हम तेलंगाना सहित 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। इधर मध्य प्रदेश में 10 दिनों से मंडियां बंद हैं। कारोबारी हड़ताल पर हैं। मंडी शुल्क कम करने को लेकर भी कई मांगे हैं, लेकिन एक मांग सुर्खियों में है। कारोबारी चाहते हैं कि निराश्रित शुल्क बंद हो।
ये शुल्क 52 साल पहले 1971 में लगाया गया था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था और वहां से शरणार्थी भारत पहुंचे। उन निराश्रितों के नाम पर यह टैक्स वसूला जाता था। मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में 4 सितंबर से कामकाज बंद है। किसानों का उत्पाद खरीदा नहीं जा रहा, रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वजह है 1971 की लड़ाई और बांग्लादेश। चौंकिए मत, सुनिए। एक विषय निराश्रित का भी है, जो 20 पैसे निराश्रित व्यापारियों के ऊपर लगती है। वो जब से मंडियां शुरू हुई हैं तब से ही लगती आ रही है। वो ये क्यों लगती है, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो सरकार लेती थी कि उनका उत्थान हो सके, पर अब वो चीज़ें तो अब है नहीं, पर वो जब से अभी तक सालों से चली आ रही है। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर वो अब आरोपित ना हो, ख़त्म हो। कारोबारियों ने 11 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें मंडी टैक्स, लीज रेंट कम करने जैसी और भी कई मांगे हैं। जैसे जो मंडी शुल्क एक 1.50 एंड 0.20 निराश्रित शुल्क, टोटल मंडी के ऊपर आज की तारीख में 1.70 टैक्स लगता है, और उस टैक्स को रिड्यूस किया जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। इसमें भाई साहब लगभग काफ़ी मंडियां बंद हैं, और हर मंडी की अलग अलग अगर 1000-2000 कुंटल पर डे की आवक भी आप माने तो आप सोचें काफ़ी नुकसान है उसमें। अनाज मंडियों में कारोबारियों को 1.70% टैक्स देना पड़ता है, 1.5% मंडी टैक्स और 0.2% मंडी सेस। 2020 में कृषि कानून लागू होने के बाद सेस 0.50% कम कर दिया गया था, लेकिन कानून वापस होते ही इसे बढ़ा दिया गया। तो ये कि जो हमारी पुरानी जो लीज रेंट लगती है उसी के आधार पर लगे, और क्या है मंडी का जो मतलब लाइसेंस का रिन्यू का है ना, उस पर उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। लेकिन उस पर क्या है, जो हमारे मतलब जो लाइसेंस बनते हैं उसके लिए हमारी फ़ीस माफ़ हो, और जो हमारे मतलब हर साल 5 साल में रिन्यू होते हैं तो उसमें हमारी ये मांग है कि जिसको भी 1 टाइम रिन्यू हुए हैं वो एक ही टाइम रहें। अकेले भोपाल की करौंद मंडी में रोज 1 से 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो 10 दिनों से बंद है। प्रदेश में हर साल 175 करोड़ रुपए निराश्रित शुल्क की वसूली होती है। 5 साल पहले निराश्रित पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया था। व्यापारी कहते हैं 2020 में निराश्रित शुल्क को खत्म करने का ऐलान हुआ, लेकिन अमल अभी तक नहीं हो पाया। बहरहाल इस रसाकशी में कोई पिस रहा है तो वो है मध्य प्रदेश का किसान। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मोबाइल पर कुछ मैसेज आपको अक्सर चौंकाते हैं और कुछ प्लेजेंट सरप्राइज भी होते हैं। अगर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये सरकार ने जमा करा दिए हैं तो आपको बेहद खुशी होगी। कुछ ऐसा ही एहसास तमिलनाडु की 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं को हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आखिरकार महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत कर दी। ये उनके चुनावी वादों में से एक था और बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि स्टालिन की सरकार इस वादे को क्यों नहीं पूरा कर रही। चेन्नई के नजदीक कांचीपुरम में महिलाओं का जमावड़ा। ये सभी 1000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता वाली योजना कलिंगर मगलीर उरीमई तिट्टम की लाभार्थी हैं। 1,60,50,000 महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए भेजने की ये योजना है। இது உங்களுக்கான உதவித்தொகை இல்ல, உங்களுடைய உரிமை தொகை. மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இது உதவித்தொகை இல்ல, உங்களுடைய உரிமை தொகை. உங்கள ஒருவனான இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் சமூகத்துல உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரமாக வழங்குகிற தொகை। जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है और उनके पास खेती की जमीन 5 एकड़ से कम है और सालाना बिजली की खपत 3600 यूनिट से ज्यादा नहीं है, वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदन की न्यूनतम उम्र 21 साल है। 59 लाख आवेदन खारिज किए गए हैं, लेकिन इनको दोबारा आवेदन की छूट भी दी गई है। Having given the promise for a freebie and having seen what actually it is going to mean once you've taken the oath and come into office, then to say, I don't have enough money, I want the government of India to give me money. Where was this thought then when you were giving the promise? Doesn't that add up to what I'm telling?
If your state's financial situation is comfortable, go giving it. But you give it, win the election, and then on coming, you say, oh, Modi, please give me that money. I have to fulfill my guarantees. इस योजना पर सरकार सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तमिलनाडु में इस तरह की योजनाओं की शुरुआत 1967 में हुई, जब गरीब तबके को मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने रियायती दर पर चावल देने की शुरुआत की थी। ये सिलसिला 2006 में एक अलग रूप में सामने आया, जब कलर टीवी, मिक्सर ग्राइंडर और फिर मंगल सूत्र भी चुनावी वादों में शामिल किए गए। डीएमके के मुताबिक एक और चुनावी वादा पूरा कर पार्टी ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता और मजबूत कर ली। तमिलनाडु सरकार की इस योजना को मुफ्त की रेवड़ियों से जोड़कर तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन दक्षिण की राजनीति में फ्री बीस का कल्चर दशकों पुराना है। चेन्नई से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स यानी वैश्विक किसान संगोष्ठी का पहली बार भारत में आयोजन हुआ। यहां 60 से ज्यादा देशों के किसान और वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। यहां विदेशी साइंटिस्ट भारतीय किसानों की विकसित की गई प्रजाति और खोज को देखकर हैरान रह गए। देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। हड्डी जोड़, मांस जोड़, गैंग्रीन की दवा है, बेडसोर की दवा है। बिहार के जमुई से आए ये 81 साल के किसान अर्जुन मंडल हैं। सालों की मेहनत के बाद इस तरह के 200 औषधीय पौधों को खोजा है, जो कई रोगों के लिए रामबाण है। बुद्धिवर्धक है, बच्चे को मन नहीं लगता कोई काम में, हमको आपको काम में मन नहीं लगता है, हम लोग रोज भूलते हैं। अब इनकी इस खोज के लिए भारत सरकार ने इन्हें प्लांट जीनोम अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी 5 आदमी में 1 आदमी इंसुलिन का मरीज है। हिंदुस्तान डायबिटीज का हब होने जा रहा है। ये इंसुलिन का पौधा है, इसका पत्ता खाया जाता है। अर्जुन मंडल अकेले किसान नहीं हैं। 60 देशों के कृषि वैज्ञानिकों से मिलवाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी ने फसलों की नई प्रजाति विकसित करने वाले देश भर के 150 किसानों को दिल्ली बुलाया है। इन्हीं में से एक राजस्थान में कोटा जिले के किसान किशन सुमन हैं, जिन्होंने सदाबहार आम की प्रजाति विकसित की है, जो आप गमले में उगाकर साल भर आम का स्वाद ले सकते हैं। फल सर्दी, बरसात, गर्मी, इधर तो जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इधर जो है जुलाई, अगस्त, तीनों सीजन में फल देता है ये। वैसे तो इसका जो है, इसका ये है, इसका तो पौधा हो गया, मैच्योर हो गया, तो उस पर एक टहनी पे फल लगा रहेगा, दूसरी टहनी पे फ्लावरिंग होता रहेगा। और अच्छा, एक पर फल लगा रहेगा कंटिन्यू पूरे साल ये और ऊपर जो है ये आप देखिए फ्लावरिंग होती है। पौधा किस्म संरक्षण और किसान अधिकार की सुरक्षा का एक्ट भारत में तो बना है, लेकिन बहुत सारे देशों में अभी तक इस तरह का कानून नहीं है। इसी के चलते अब ऐसे किसानों की विकसित की गई प्रजाति का फायदा कोई कंपनी या देश न उठा पाए, इसके लिए एक वैश्विक कानून बनाने की भारत ने वकालत की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम में, जिसके तहत ये ट्रीटी का एक्टिविटी चलता है, तो उन्होंने एग्री किया, तो भारत को बोले कि भाई आप ऑर्गेनाइज करो, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इसमें बाकी देश के लोग आए, हमारे किसान भी आए, 150 से ज़्यादा किसान हमारे देश के रहे, भाग लिया, चर्चा में भाग लिया। एक फार्मर्स फोरम था जिसमें किसान भाई बहन भी भाग लिए, अपना बात किए, वो क्या कर रहे हैं, उसमें समस्या क्या है, उसमें आगे का उनको चाहिए क्या, तो सारी बात रखा गया उसमें। इस सम्मेलन में किसानों के 3 अधिकार मसलन जैव विविधता बचाने, किसानों के नई प्रजाति को विकसित करने और किसान अपने बीज को बोने का अधिकार सुरक्षित हो, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा इस त्योहार की धूम कहीं दिखती है तो वो महाराष्ट्र में, और इन्हीं तैयारियों के बीच मुंबई के मशहूर लालबाग चा राजा पंडाल में गणपति की विशाल मूर्ति पहुंच गई है। लोग इस भव्य मूर्ति के दर्शन के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं।
और अगले कई दिनों तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा ना पूरे देश में, और ख़ासकर महाराष्ट्र और मुंबई में इसका ये तैयारियां ज़ोर शोर से चलती हैं और उत्साह देखते ही बनता है।